केरल के तिरुवनंतपुरम में बीते दिन यानी कि 26 दिसंबर 2025 को 40 साल में पहली बार नगर निगम कार्यालय के बाहर कमल का एक चिन्ह लगाया गया। और यह चिन्ह सिर्फ तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि कमल का यह चिन्ह पिछले 40 सालों में केरल में हिंदुत्व के संघर्ष का प्रतीक भी बन गया। वीवी राजेश ने महापौर के तौर पर शपथ ली और जिस वक्त तिरुवनंतपुरम में राजधानी में वीवी राजेश भारतीय जनता पार्टी के मेयर महापौर के तौर पर शपथ ले रहे थे, उसी वक्त वामपंथी संगठनों की नींव हिल रही थी। पिनराई विजयन भी एक बैठक कर रहे थे और इस बैठक में पिनराई विजयन जो बंद कमरे में तो यह सलाह दे रहे हैं कि अब हमें जो मुकाबला करना है वो कांग्रेस से नहीं, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से करना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करना है और राष्ट्रवादी हिंदूवादी विचारधारा से करना है। लेकिन इसके विपरीत चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे दल हो लेफ्ट के, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब भी केरल की राजनीति में अपना स्थान हासिल नहीं कर पाई है। जो अब तक कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी केरल में एक सीट नहीं जीत सकती, 2016 में वो हो गया। विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत कर जाता है। 2024 में गोपी सुरेश त्रिशूर से लोकसभा पहुंच जाते हैं, नया इतिहास रच देते हैं। और 2025 में ठीक एक साल बाद राजधानी में भी भगवा लहरा दिया जाता है। अब ये सब कुछ चल रहा था केरल में। इस बीच शमा मोहम्मद हैं कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब सुगबुगाहट देखिए आप, जो कल तक केरल में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी को नजरअंदाज करते थे, उपस्थिति को दरकिनार करते थे, आज वो ये गिनाने पर मजबूर हो रहे हैं कि केरल में जो तिरुवनंतपुरम में जीत हुई है वो भाजपा की जीत ही नहीं है। जो त्रिशूर में लोकसभा सीट भाजपा ने जीती है वो भाजपा की जीत ही नहीं है। क्या कहा है शमा मोहम्मद ने, पहले वो समझाता हूं और फिर आपको असली गणित भी बताऊंगा। शमा मोहम्मद कह रही हैं कि पूरे देश में केरल वो दूसरा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पिछले 5 से 7 सालों में सबसे ज्यादा शाखाएं पाई गई हैं, सबसे ज्यादा शाखाओं की शुरुआत हुई है और सबसे ज्यादा एक्टिव शाखाएं। ये बात सच है। इसके बाद शमा मोहम्मद कहती है कि बावजूद इसके आज तक केरल में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाई है। 2016 में उन्होंने कहा कि एक विधायक जीत कर गया था, लेकिन 2021 में वो भी हार गया। त्रिशूर की सीट पर उनका कहना है कि गोपी सुरेश तो भले जीत गए, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती है। यह अपने आप में गजब बात है और तिरुवनंतपुरम की जीत को वो जीत नहीं मान रहे। तो सबसे पहले मैं शमा मोहम्मद को कुछ आंकड़े गिनाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात शमा मोहम्मद ने की और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। इससे यह बात तो पता चलती है कि पूरी वामपंथी विचारधारा और राष्ट्र विरोधी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के आंकड़े अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं। आंकड़ों का हिसाब रखकर चल रहे हैं कि किस तरह दक्षिण भारत में जो सनातनी विचारधारा हमेशा से रही है, उस सनातनी विचारधारा का पुनर्जागरण हो रहा है। दूसरी बात, 2019 से 2025 तक करीब 5000 नई शाखाएं केरल में चल रही हैं और ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद एक्टिव शाखाएं हैं। लेकिन शमा मोहम्मद जो आंकड़े नहीं गिना पाई वो मैं गिना देता हूं। साल जो 70 का दशक चल रहा था, तब पहला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक मारा गया था वो केरल में मारा गया था और यहां से लेफ्टिस्ट आतंक की शुरुआत हुई थी, जिसे पहले तो स्वीकार नहीं किया गया लेकिन उसे बाद में स्वीकृति मिली। और इस लेफ्टिस्ट आतंक में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 40 सालों में अपने 120 से ज्यादा स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं को जान दी है। उन्होंने शहीद हुए हैं वो हिंदुत्व की लड़ाई के लिए, सनातन की लड़ाई के लिए, राष्ट्र की लड़ाई के लिए। लेकिन शमा मोहम्मद ने ये आंकड़े नहीं गिनाए कि किस तरह 60 और 70 के दशक से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर अत्याचार हुए, किस तरह उनकी शाखाओं पर हमले हुए, किस तरह भाजपा के कार्यालयों को तोड़ा गया। अगर कोई मेरी तरह भगवा पहनकर दक्षिण भारत की केरल की गलियों में निकल जाता
तो लाल चोला ओढ़े ये वामपंथी विचारधारा के गुंडे भगवा पर प्रहार करते। ये आंकड़े नहीं गिनाए जा रहे कि कैसे 40 सालों तक आतंक के सहारे केरल की जमीन पर वामपंथियों ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सनातनी विचारधारा को खिलने से रोका। आज ये गिना रहे हैं कि भाजपा की सीट नहीं है, ये वोट प्रतिशत नहीं गिना रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का 16 से 19% वोट प्रतिशत हो गया है। ये क्यों नहीं गिना पा रहे हैं कि जो वामपंथी विचारधारा है उसका अंत हो रहा है। दरअसल केरल में लंबे समय से वामपंथी विचारधारा का कब्जा था और वामपंथी विचारधारा में शामिल जो केरल के यूथ हैं, जो केरल के युवा हैं, उनकी अब तक ये सोच थी कि ये जो वामपंथी विचारधारा है इससे राज्य का विकास होगा, राज्य का डेवलपमेंट होगा, राज्य में उद्योग लगेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे, सड़कें चमचमाएंगी। अगर हम सनातनी विचारधारा के हो जाएंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा के हो जाएंगे तो शायद ये विकास नहीं होगा। इसी उम्मीद में दशकों इन युवाओं ने वामपंथी विचारधारा को केरल में जगह दी। लेकिन हुआ क्या? केरल की सड़कों में आज भी राजधानी में आपको गड्ढे मिलेंगे, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, कहीं कहीं तो सड़कें बनी भी नहीं आधे से ज्यादा इलाकों में। शिक्षा की व्यवस्था यह हो गई है कि केरल की शासकीय स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनको तनख्वाह देने का पैसा इस सरकार के पास नहीं है, जो कम्युनिस्ट सरकार है। शिक्षा की पूरी तरह से बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, स्कूलों में बैठने के लिए दरी नहीं है। रोजगार के नाम पर केरल के लोग दुबई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, लेकिन केरल में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ केरल में लड़ाया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, कहीं मुस्लिमों के नाम पर योजनाएं दी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, बहाया जा रहा है। ये हालात केरल में बन गए हैं और जब इस हालात को केरल का युवा देख रहा है, केरल का यूथ देख रहा है, वो 56% हिंदुत्व विचारधारा वाला समुदाय देख रहा है, तो अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो ये बात समझ गया कि हमारे साथ वामपंथी विचारधारा के नाम पर एक ऐसा अत्याचार हुआ जो हम ना चाहते हुए भी सहते रहे, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अब उनका विकास कौन हो, कैसे होगा, उनके विकास की कहानी कौन लिखेगा। और इस वजह से अब केरल का जो खास तौर पर यूथ है वो तीसरे विकल्प की तलाश कर रहा है, और जब वो तीसरा विकल्प देखता है तो वो देख रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, ये व्यक्तित्व का निर्माण करता है, लेकिन इसके साथ भी इसके जो स्वयंसेवक रहते हैं वो समाज के लिए हर वक्त पर, हर मुश्किल पर खड़े रहते हैं। और इसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई थी। जब कोरोना काल आया तो केरल की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो गई। केरल के बच्चों को, छात्रों को, कॉलेज के छात्रों को, युवाओं को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी स्कूल की, इन बच्चों को नए नए विषय पढ़ाए जाते थे, IIT, IIM जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लगते थे, युवाओं के लिए रोजगार के साधन तैयार किए जाते थे। और जब ये वामपंथी विचारधारा से सने हुए युवाओं ने देखा कि भाई हमारी सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, वो तो साथ छोड़कर चली गई, और जिसके खिलाफ हमें भड़काते रहेंगे लोग, आज वही विचारधारा हमारे संकट के मौके पर खड़ी हुई है। मुनम्मम गांव की क्या कहानी है? ईसाई बाहुल्य वो गांव जिस पूरे गांव में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। ये गांव के लोग क्या करते थे? ये तो भाई वामपंथी विचारधारा को मानते थे। भाजपा स्वयंसेवक संघ तो ये नकारते थे। इन्हें लगा कि सरकार हमारा साथ देगी, कम्युनिस्ट ये लोग हमारा साथ देंगे, वामपंथी लोग। इन्होंने साथ छोड़ दिया। हालात ये आ गए कि मुनम्मन गांव का एक एक व्यक्ति अपना घर हार जाता। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट कचहरी तक लड़ाई लड़ी और मुनम्मन गांव को उसका खोया हुआ हक दिलाया। तब लोगों ने देखा और उसी मुनम्मन गांव से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीत कर आया है। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है यह अब चुनावों में भी नजर आने लगी है, और यही डर कांग्रेस को भी सता रहा है, यही डर वामपंथी सरकार को भी डरा रहा है कि भाजपा का ये जो कमल राजधानी में खिला है, जब इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो फूल है पूरे, ये जब फैलेंगे तो इसका विस्तार विधानसभा चुनाव में भी होगा। और यही डर
अब तमाम प्रवक्ताओं के शब्दों में नजर आ रहा है, सरकार की नीतियों में नजर आ रहा है, लेकिन इसके इतर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया उसकी सराहना करनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी अपने पहले महापौर के शपथ ग्रहण का समारोह बना रही थी, तो उसने जो एक पोस्टर लगाया था, उस पोस्टर में उसने किसी प्रत्याशी की जीत की फोटो नहीं लगाई, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह या राजीव चंद्रशेखर की तस्वीर नहीं लगाई, बल्कि उसमें 120 उन शहीदों की तस्वीरें लगाई गई जिन्होंने केरल में हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र की लड़ाई के लिए अपने जान गंवाए। और इसीलिए आज राजधानी केरल की जो तिरुवनंतपुरम है, वहां पर भगवा खिला है। ये लड़ाई संघर्षों की लड़ाई थी जिस पर आज पूरा केरल गर्व कर रहा है।